हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की। तो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है 7% के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है एंड लगातार 6% के आंकड़े से ऊपर हम जा रहे हैं पिछले 8 महीनों से। इसके रिगार्डिंग हमने एडिटोरियल एनालिसिस भी ऑलरेडी किया था, तो अगर आप लोगों ने पुराना वीडियो सुना है तो आपको ज़रूर याद होगा। तो आप इस इन्फोग्राफिक को भी देख सकते हो, आप देख सकते हो किस तरह से हमारा जो टारगेट है वो एक बार भी जो है वो मीट नहीं हो पा रहा है। अगर हम बात करते हैं टारगेट्स की, तो आपकी जो आरबीआई होता है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी होती है एमपीसी यानी कि आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, और इसको मैंडेट दिया गया है कि आपको 4% के आसपास इन्फ्लेशन को रखना है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को रखना है विद 2% वेरिएशन, यानी कि +2% अगर आप करते हो तो 6% मैक्सिमम और -2% करते हो तो 2% मिनिमम। लेकिन अगर आप देख रहे हो आंकड़े तो हम चल रहे हैं 7% और फूड इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स भी गया था साल के शुरू की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी के लिहाज से ना केवल ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट ये आपके लिए जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ आरबीआई फेल कर रहा है। और इसी से हमें आरबीआई का नेक्स्ट मूव भी पता चलता है, वो है इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग फिर आपको क्या लेने पड़ेंगे, स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू एब्जॉर्ब द एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। जब आपकी एक्सेस लिक्विडिटी जो है मार्केट से चली जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, जब डिमांड कम होगी तो प्राइसेस जो है वो कम होने लगेंगे। इस तरीके से आप इन्फ्लेशन पे काबू पा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अदर डाटा की, सेग्रीगेशन करते हैं सीपीआई का, तो आप देख सकते हो कि जो फ्यूल है वो बहुत ज़्यादा है और आज की डेट में भी 10.78% यानी कि डबल डिजिट्स के अंदर इन्फ्लेशन में है। इसके अलावा क्लोथिंग और फुटवेयर ऑलमोस्ट 9.91, ये भी ऑलमोस्ट 10% के आसपास है। उसके बाद फूड आ जाता है 7.57%। उसके बाद बाकी चीज़ें आ जाती हैं इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर आप देख रहे हो तो हाउस है इन्फ्लेशन डाटा के अंदर, वो भी अराउंड 4% है। और आपको पता है कि हाउसेस के प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये 4% भी इंडिया की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा हार्म कर रहा है। एक्चुअली मिडिल क्लास बंदे को काफ़ी ज़्यादा हार्म कर रहा है। और इसका जो नेट रिजल्ट आता है वो है रूरल एरियाज़ को। तो रूरल एरियाज़ के अंदर ज़्यादा हार्म इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी इनकम जो है वो और ज़्यादा कम होती है और उनकी जो मेन खर्चा है वो फ्यूल और लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया या फिर फूड का होता है। अब अगर हम बात करते हैं कॉजेज़ की, तो क्या कॉजेज़ हैं रिसेंट फूड इन्फ्लेशन के, तो वो आ जाते हैं आपके फूड ग्रेन्स। तो फूड प्राइसेस जो हैं वो राइज कर रहे हैं। फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, स्पाइसेस हो गया, सीरियल्स हो गया, वीट हो गया, मिल्क हो गया। इसके अलावा जो प्रिपेयर्ड मील्स होते हैं वो सारे के सारे भी एक्सपेंसिव हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पैकेज्ड फूड आइटम्स के ऊपर जीएसटी लगाया गया था, इंक्लूडिंग मिल्क। तो मिल्क, दही, इन सब चीज़ों के ऊपर भी जीएसटी लग गया। जीएसटी अल्टीमेटली कौन पे करता है? कंज्यूमर, क्योंकि इट इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो एंड में ले रहा है वो इसको पे करता है। तो कंज्यूमर के लिए फूड, दही, घी, ये सब चीज़ें भी महंगी हो गई। सेकेंडली, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड आइटम्स महंगी होगी क्योंकि फ्यूल आपका महंगा है। जब आपका फ्यूल महंगा है तो आपके ट्रैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा फ्यूल खा रहे हैं, वो एक्सपेंसिव हो गए। तो फार्मर्स का जो प्रोडक्शन है वो ही महंगा हो गया। जब फार्मर्स का प्रोडक्शन महंगा हो गया तो अल्टीमेटली जो मंडी के अंदर सामान आया वो महंगा हो गया। तो इस तरीके से सारी कॉस्ट पास ऑन होकर अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास आती है। तो फूड प्राइसेस जो हैं, फूड ग्रेन्स जो हैं वो बहुत महंगे हो चुके हैं, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर ग्लोबल कॉजेज़ की बात करते हैं तो ग्लोबल लेवल पे क्या क्या रीजंस रहे हैं इस फूड इन्फ्लेशन के, तो यूक्रेन के अंदर ड्रॉट्स आ गए, रशिया यूक्रेन का युद्ध हो गया जिससे कि आपके फूड ग्रेन्स की सप्लाई जो है वो ख़राब हो गई। क्योंकि वर्ल्ड की जो वीट है, कॉर्न है, बार्ले है, सनफ्लावर है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आती हैं। इसके अलावा पैंडेमिक के कारण मलेशिया के अंदर जो पाम ऑयल प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स से ही पाम ऑयल प्रोडक्शन होती है जो बांग्लादेश, इंडोनेशिया से आते हैं, और वो लोग आ नहीं पाए। पैंडेमिक साइड के कारण सप्लाई आपकी जो थी वो कम हो गई, लेबर्स कम हो गए और उसके कारण पाम ऑयल उतना प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो अगेन पाम ऑयल प्रोडक्शन कम हुई तो आपकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइसेस बढ़ने लग गए। इसी तरीके से अगर हम यूक्रेन के ड्रॉट की बात करें, साउथ अमेरिका के ड्रॉट की बात करें, तो उससे सनफ्लावर और सोयाबीन की जो फसलें थी वो उतनी नहीं हो पाई। तो अगेन आपकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो फिर से प्राइसेस बढ़ने लगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर वीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, लेकिन इस बार मार्च अप्रैल के अंदर हीट वेव आई थी। उस हीट वेव के कारण से इंडिया की वीट क्रॉप उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई जितनी पहले होती है। तो उस कारण से अगर हम देखें तो वीट की अगेन डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो ये सीधा हमारा इकोनॉमिक का फॉर्मूला आ जाता है, जहाँ पे भी डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, वहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो
सोर करेंगे ही करेंगे। तो आप ये परसेंटेज वाइज ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो देख सकते हो, और साथ ही इसका कंपैरिजन कंज्यूमर फूड प्राइसेस से, यानी कि ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन कितनी है और फूड के अंदर कितनी है। तो हम देख रहे हैं लगातार हमेशा कंज्यूमर प्राइस ज़्यादा होती है लेकिन फूड इन्फ्लेशन हमेशा कम होती है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। लेकिन अगर हम इस साल की बात कर रहे हैं, फिलहाल अगस्त की बात कर रहे हैं, या फिर पहले जून की भी बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस साल का जो ट्रेंड बन रहा है वो ये बन रहा है कि फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस चार्ट के अंदर अगस्त 2021 फूड इन्फ्लेशन बहुत कम है एज कम्पेयर टू CPI, फिर सितंबर में भी, अक्टूबर में भी, नवंबर में भी, दिसंबर में भी, जनवरी इस साल के शुरुआत में, फरवरी इस साल की शुरुआत में, उसका जस्ट राइट फ्रॉम मार्च, मतलब आप कह सकते हो कि फरवरी में वॉर शुरू हुई थी, उसका असर डायरेक्टली हमें देखने को मिला था मार्च में। तो उसके बाद से आपकी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन से ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन जो है चल रही है। उसके बाद जुलाई में ये ऑलमोस्ट बराबर आ गई थी, लेकिन अब फिर से अगस्त में ज़्यादा हो गई है, विच इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न स्पेशली फॉर द रूरल एरियाज। अब वे फॉरवर्ड की बात करते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं, आरबीआई आगे क्या कर सकता है। एक तो इंपोर्ट पॉलिसीज़ को हमें थोड़ा सा जो है कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा, ताकि जो भी हमारी मार्केट है उसकी डिमांड्स के हिसाब से हम अप्रोप्रिएट टाइम पे इंपोर्ट्स कर सकें। ऐसा ना हो कि जब हमारी डिमांड बहुत हाई है उस टाइम हम इंपोर्ट करें, क्योंकि फिर तो हमें प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा ही लगाए जाएंगे। सेकेंडली, हम जो बेस ईयर को लेते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालते हुए, उसको हमें चेंज करना चाहिए, क्योंकि 2011-12 के हिसाब से अगर हम देखें तो जो वेट्स दिए गए हैं फूड आइटम्स को वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और अब 2022 के अंदर जो फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल है स्पेशली अर्बन पॉपुलेशन का, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो स्पेंडिंग ऑन फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैव इंक्रीज्ड एज कम्पेयर टू 2011-12। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें बेस ईयर के अंदर भी कुछ एडजस्टमेंट्स जो हैं वो करनी पड़ेंगी। इसके अलावा मिडिल क्लास इंडिया के अंदर बढ़ती जा रही है, तो नॉन फूड आइटम्स के ऊपर एक्सपेंडिचर भी हमारा बढ़ रहा है, जैसे कि लग्जरी कार्स हो गई, या फिर लग्जरी ब्रांडेड क्लोथ्स हो गए, लग्जरी फ़ोन्स हो गए। जैसे ही किसी भी बंदे की 50,000 की भी नौकरी लगती है वो सबसे पहले नया लेटेस्ट आईफोन ले रहा है। तो इन सब चीज़ों के कारण भी आपका जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होती है। तो डिमांड अगर आपकी है तो ऑलरेडी प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे, एंड अकॉर्डिंगली जो आपका इन्फ्लेशन है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें जो है चेक रखना चाहिए। एंड उसके बाद आरबीआई को अपनी पॉलिसी जो है, मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनको यूज़ करना चाहिए। अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें तो आरबीआई प्रेडिक्ट करा जा रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट तक जो है इंटरेस्ट रेट्स हाइक कर सकता है। 50 बेसिस पॉइंट का मतलब अगर हम परसेंटेज में इंक्रीज करें तो 0.05% हो जाता है। तो 0.05% तक की इंक्रीज हमें इंटरेस्ट रेट्स के अंदर देखने को मिल सकती है, जिससे कि एक्सेस लिक्विडेशन को सोखने की कोशिश की जाएगी। कैसे? क्योंकि जितने भी लोग होंगे इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे वो पैसा अपना मार्केट से विड्रॉ करके या स्पेंडिंग्स को कम करके एफडीज कराएंगे। एफडीज कराएंगे तो सारा पैसा जो है वो लॉक इन हो जाएगा। पैसा लॉक इन हो जाएगा तो आप स्पेंडिंग नहीं करोगे। जब आप स्पेंडिंग नहीं करोगे तो आपकी डिमांड डिक्रीज कर जाएगी। डिमांड डिक्रीज कर जाएगी तो सप्लाई ऑलरेडी इंक्रीज्ड है। जब रिवर्स हो गया, डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइसेज जो हैं दे विल स्टार्ट फॉलिंग। और इस तरह से हम कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं। एंड जाने से पहले अगेन, अगर आप लोग यूपीएससी के अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का प्लस, आइकॉनिक या लाइट सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए। एंड जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं उसके अंदर आपको डिफरेंट पेमेंट प्लान्स मिल जाते हैं, और आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव 1-on-1 मेंटरशिप भी मिल जाती है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा करना चाहते हैं तो आप लाइट मेंबरशिप को भी ले सकते हैं। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो है 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अनअकैडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अनअकैडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।